रात का सन्नाटा, जब चांद की रोशनी जंगल के घने पेड़ों के बीच से आती है और हवा में एक अजीब सी सिरहन खुल जाती है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ धीरे धीरे थम जाती है और फिर बस एक खामोशी जो दिल की धड़कन को और तेज़ कर देती है। क्या आपने कभी उस ठंडी हवा को महसूस किया है जो आपके कानों में कुछ फुसफुसाती सी लगे, या उस साए को देखा है जो पल भर में गायब हो जाता है, मानो वो कभी था ही नहीं। ये कहानी उसी अनजाने डर की है जो रात के अंधेरे में आपके सबसे बुरे सपनों को सच कर देता है। तैयार रहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी रूह को कपा देगा। हॉस्पिस ऑफ हॉन्टेड फ्रॉम एन न्यूली। मैं हॉस्पिस में काम करती हूँ, खासकर होम हॉस्पिस में, जिसका मतलब है मैं लोगों के घरों तक ड्राइव करके जाती हूँ ताकि उनकी आराम से मृत्यु हो सके। पिछले 8 सालों से रूरल न्यू मैक्सिको में ऐसा कर रही हूँ। मैं इसके आसपास के सारे छोटे कस्बों को भी जानती हूँ। इस काम में तुम्हें मौत की आदत हो जाती है, लेकिन पिछले साल जो हुआ वो काफ़ी अलग था। मेरा एरिया लगभग 2000 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। कुछ मरीजों को मैं रोज़ देखती हूँ, कुछ को हफ्ते में एक बार। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने अंत के कितना करीब हैं। एक खास रेंच मेरा सबसे दूर का स्टॉप था। ऑफिस से 90 मिनट दूर, हैच के बहुत आगे, जहाँ मिस्टर वी रहते थे। मिस्टर वी 89 साल के थे। उन्हें लंग कैंसर था। शायद मार्च में जब मैं उन्हें देखने लगी तो उनके पास 2 महीने बाकी थे। पहली विजिट नॉर्मल थी। एक अच्छे बूढ़े आदमी, मानसिक रूप से अभी भी काफ़ी तेज। उनकी पत्नी करीब 5 साल पहले गुजर चुकी थी। उनका बेटा एल्बुकर्क में रहता था। वो जब भी हो सके वीकेंड्स पर आता था। घर इलाके के लिए टिपिकल था, अडाव वॉल के साथ, टिन रूफ, शायद 1940 के दशक में बना हुआ। ये करीब 50 एकड़ की सूखी झाड़ियों वाले एरिया में खड़ा था। सबसे नज़दीकी पड़ोसी भी 3 मील दूर था। मिस्टर वी के पास डॉग्स थे, 3 बड़े मट्स, जो जब मैं आती तो पागलों की तरह भौंकते, फिर मेरी कार को पहचान कर ही शांत हो जाते। उस पहले दिन जब मैंने अपना असाइनमेंट किया और सामान पैक कर रही थी, मिस्टर वी ने मेरी कलाई पकड़ी। ज़्यादा ज़ोर से नहीं, लेकिन जिद्दी तरीके से। कयोटी, उन्होंने कहा, कयोटी को अंदर मत आने देना। मैंने मुस्कुराकर उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं दरवाज़ा बंद रखूंगी। यहाँ कयोटीज़ आम थे। कभी कभी वो काफ़ी बहादुर हो जाते थे, खासकर अगर उन्हें आसान खाने की स्मेल आ जाए। उन्होंने अपना सिर हिलाया। रेगुलर कयोटी नहीं, ये रात को आता है, दरवाज़ा खोलने का ट्राई करता है। वो बोलता है, जिस तरह का कैंसर उन्हें था उसमें अक्सर कन्फ्यूज़न आम रहती है। मैंने उनके चार्ट में नोट किया और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। दूसरी विजिट को, जो पहली से 1 हफ्ते बाद थी, जब मैं पहुंची तो उनके डॉग्स बिल्कुल पागल हो रहे थे। वो उस दिन यूजुअल बार्क नहीं कर रहे थे, बल्कि वो किसी चीज़ से डरे लग रहे थे। वो उनके फ्रंट डोर के पास इकट्ठे थे और उठकर फेंस लाइन की तरफ घूर रहे थे। जहाँ वो फोकस्ड थे, मैंने वहाँ देखा और मुझे कुछ दिखा। एक कयोटी, इसमें कोई शक नहीं था, करीब 40 यार्ड दूर बैठा हुआ। वो काफ़ी डरावना था। उसके फर के कुछ पैचेस मिसिंग थे और वो बहुत पतला था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो ये कि ये कितना स्टिल बैठा था। वो वहाँ बैठा घर को देख रहा था, डॉग्स को नहीं। जब मैं कार से बाहर निकली, इसने अपना सर घुमाकर मुझे देखा। मेरे साथ उसका डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ। कयोटीज़ यूजुअली ऐसा नहीं करते। वो जल्दी डरने वाले या मूवमेंट करने वाले क्रीचर्स हैं, लेकिन वो घूर रहा था। मैं जल्दी से अंदर चली गई। मिस्टर वी का दिन बुरा था। वो पहले से ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो बार बार मुझे मारिया कह रहे थे, जो उनकी पत्नी का नाम था। लेकिन जब मैंने बाहर के कयोटी का जिक्र किया तो वो तुरंत सही हो गए। उन्होंने पूछा, कितना करीब? मैंने कहा, फेंस के पास। डॉग्स इससे डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो वापस गिर गए। अकेले बाहर मत जाना, इसके जाने का इंतज़ार करो। लेकिन जब मैंने 1 घंटे बाद चेक किया तो वो अभी भी वहाँ था। वही जगह, वही पोजीशन।
वो वाकई वेट कर रहा था। मैंने अंत में उनके बेटी को कॉल किया, जिसने कहा कि वो भी इसे अपनी विजिट्स के दौरान देख रहा था। उसने कहा कि अगली बार राइफल लाएगा और इसे संभाल लेगा। जल्दी ये पैटर्न बन गया। हर विजिट पर मैं कोयोटीज को कहीं ना कहीं देखती, कभी फेंस के पास, कभी उससे भी ज़्यादा करीब। डॉग्स थोड़ी देर बाद भौंकना बंद कर देते, फिर वो बस वाइन करते और डोर से सटे रहते। दूसरे मरीज भी चीज़ें मेंशन करने लगे। मिस्टर सीज, जो 20 से करीब 10 मील दूर रहती थी, उन्होंने पूछा कि क्या मैंने उनकी बेटी को बाहर देखा। उनकी बेटी कैलिफोर्निया में रहती थी, महीनों से विजिट करने नहीं आई थी। वो इंसिस्ट कर रही थी कि कोई जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, वो रात को बेडरूम विंडो पर आकर अंदर आने को कह रहा था। वो सही नहीं लग रही थी, मिस्टर सी ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला खराब हो। थॉमस वाई, मेरे एक और मरीज, ने बताया कि उनका भाई रात को विजिट करता रहता है। उनका भाई सालों पहले मर चुका था। वो स्लाइडिंग डोर पर खड़ा होता है, थॉमस ने कहा। रियल सॉफ्ट नॉक करता है, कहता है कि उसे ठंड लग रही है। हॉस्पिस में तुम सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हो, पेन लेवल्स, मेडिकेशन, शेड्यूल्स, मेंटल स्टेट। मैंने इन इंसिडेंट्स को अपने नोट्स में जोड़ना शुरू किया, जिससे मुझे इसमें थोड़ा पैटर्न दिखने लगा। जैसे ये रात को होते थे, हमेशा कोई ऐसा जिसे मरीज प्यार करता था हमेशा अंदर आना चाहता था। अप्रैल तक मिस्टर वी की सेहत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही थी। उनके बेटी ने राइफल से कोयोटी प्रॉब्लम सॉल्व ना होने के बाद कैमराज इंस्टॉल करवा दिए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 बार उसे शूट किया, जिनमें से एक बार तो पक्का उसे लगा था, लेकिन वो वापस आता रहा। मुझे कितना बिलीव करना है, मैं इसके लिए भी श्योर नहीं। हो सकता है वो एक अलग कोयोटी हो। डैड रात को बेड से उठने की कोशिश करते रहते हैं, उनकी बेटी ने बताया। वो कह रहा है कि मॉम डोर पर हैं। मैंने कैमरास चेक किए, वहाँ कुछ नहीं दिखा। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूँ तो ये झूठ होगा। मैंने कई बार एक कोयोटी को फ्रंट डोर के पास देखा। क्या वो वही कोयोटी था? मैं इसे लेकर श्योर नहीं। 3 दिन बाद मुझे रात 11 बजे कॉल आया। मिस्टर वी गुजर रहे थे। उनका बेटा पैनिक में था, पूछ रहा था कि क्या मैं आ सकती हूँ। रात को वहाँ ड्राइव करना एक अलग एक्सपीरियंस था। मेरी हेडलाइट्स रोड के साथ आइस पकड़ रही थी, बहुत सारी आइस। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा क्योटिस हो। मुझे लगा ये पूरी सीरीज ऑफ इवेंट मुझे घेर रही है। जब मैं आखिरकार घर पहुंची, हर एक्सटीरियर लाइट ऑन थी। उनका बेटा मेरी कार के पास आकर मिला। डैड सही कह रहे थे, उसने कहा। मैं इसे सुन रहा हूँ, मेरी मॉम की आवाज़ है। डैड डोर तक पहुँचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हैं। अंदर मिस्टर वी एजिटेटेड थे, बेड से उठने की कोशिश कर रहे थे, भले ही उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बची थी। वो घर के फ्रंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ स्पेनिश में मम्बल कर रहे थे। मैंने उन्हें शांत करने के लिए मेडिकेशंस दी। उनकी ब्रीथिंग शैलो होने लगी। तभी नॉकिंग शुरू हुई। ये सॉफ्ट थी, शुरू में ऑलमोस्ट पोलाइट। उनका बेटा और मैं एक दूसरे को देखने लगे। उनके बेटे ने सभी चीज़ें लॉक कर दी और सब कुछ 2 बार चेक किया। वो नॉकिंग फिर आई, लेकिन इस बार इवन लाउडर। फिर मुझे एक वॉइस सुनाई दी, मीहो। एक औरत की वॉइस स्वीट और एल्डरली बुला रही थी। मीहोर, मुझे अंदर आने दो, मैं ठंडी हूँ। उनकी बेटी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बोला, ये मेरी मदर की आवाज़ है। मिस्टर वी की आंखें एकदम खुल गईं। उन्होंने अचानक मेरी बाजू पकड़ी और मुझे अपने करीब खींचा। उसे अंदर मत आने देना, उन्होंने विस्पर किया। ये वो नहीं है, मैं इसे हफ्तों से नो कह रहा हूँ, लेकिन ये डेस्परेट है। नॉकिंग फिर विंडो पर चली गई। मैं स्वेयर करता हूँ कि वॉइस चेंज हो गई, कभी मिस्टर वी की वाइफ जैसी, कभी ऐसी वॉइस जो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हुई। एक बार ये क्रेजी लगेगा, लेकिन ये स्टोरी पहले से क्रेजी है। मैं स्वेयर करती हूँ कि ये आवाज़ एक बार को मेरी ग्रैंड मदर जैसी लगी, जो मेरी 12 साल की उम्र में गुजर चुकी थी। डोर खोलो हनी, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये जो भी था, इसने उस वॉइस में कहा
और मैं स्वेयर करती हूँ कि ये मुझसे बात कर रही थी। उनका बेटा अपने कान पे हाथ रख कर रो रहा था और मिस्टर वी बेहोश हो रहे थे, लेकिन फिर भी फाइट और हमें वार्न करने की कोशिश कर रहे थे। फिर एकदम शांति हो गई, कंप्लीट साइलेंस। इवन यहाँ तक हवा भी रुक गई। हमने 5 मिनट वेट किया, फिर 10 और आखिरकार सन निकल आया था। ये गाया, मिस्टर वी ने विस्पर किया, लेकिन मुझे बेहतर पता था। हॉस्पिस में तुम सीखते हो कि डेथ कब रूम में एंटर करती है और कैसा फील कराती है। उस वक्त हवा बदल जाती है, तुम्हारे आसपास सब कुछ भारी होने लगता है और कुछ डेफिनेटली उस कमरे में एंटर कर चुका था। कम से कम मुझे वैसा ही फील हो रहा था। मिस्टर वी की सांसें रुक गईं, उनकी आंखें वाइड खुल गईं। मेरे पीछे कुछ देखते हुए मैं मुड़ी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन रूम ठंडा हो गया था। मिस्टर वी सुबह 3:17 पर गुजर गए। अंत में पीसफुली, मुझे लगता है। उनके बेटे और मैंने नेसेसरी कॉल्स किए, फ्यूनरल होम का इंतज़ार किया। जब वो मिस्टर वी की बॉडी को लोड कर रहे थे, एक वर्कर रुका। मैम, आपका डॉग ओके है? मैंने जहाँ वो पॉइंट कर रहा था वहाँ देखा। फेंस लाइन पर वो कयोटी बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन अब वो 2 थे, आइडेंटिकल। उनकी सेम जगहों से फर के पैच मिसिंग थे। वो दोनों सेम अननेचुरल और मोशनलेस थे। दूसरे ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, अपना माउथ खोला जैसे कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर दोनों डेजर्ट में वापस चले गए। मैंने अपनी शिफ्ट ख़त्म की, सभी चीज़ों को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया, फ्यूनरल अटेंड किया, अपनी जॉब की। लेकिन उसके बाद मैं चीज़ों पर अटेंशन देने लगी, नोटिस करने लगी कि मेरे कितने मरीज़ विजिटर्स का मेंशन करते हैं, कितनों के डेड रिलेटिव्स विंडो पर आते हैं और कितनों की फैमिलियर वॉइस उन्हें पुकारती है, जो हमेशा रात को हमेशा अंदर आना चाहते हैं। उसके बाद मैं सिर्फ दिन में काम करने लगी, क्योंकि कुछ हुआ। 3 हफ्ते पहले मेरी मदर ने मुझे सुबह 2 बजे कॉल किया। मेरी मदर जो गुजर चुकी थी, वॉइस भी परफेक्ट थी। बताया कि वो बाहर है, अपनी कीज़ भूल गई हैं। पूछ रही थी कि क्या मैं उन्हें कीज़ लेने के लिए अंदर आने दे सकती हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, मूव भी नहीं कर पाई, बस लेटी रही, अपनी डेड मदर की वॉइस फ़ोन पर सुनते हुए, जो अंदर आने का बोल रही थी। अब मैं होम विजिट नहीं करती और अंधेरे के बाद किसी के लिए भी डोर नहीं खोलती। स्किन वॉकर ऑन द चेन गैंग फ्रॉम एनॉन। मैंने DUI और रजिस्टरिंग के लिए सैन जॉन कंट्री डिटेंशन में 4 महीने काटे। ये कुछ ऐसा है जिस पर मुझे गर्व नहीं है, लेकिन यही हुआ। जज ने पहले महीने के बाद मुझे वर्क रिलीज दिया। रोड क्रू डिटेल्स। उन्होंने इसे कम्युनिटी सर्विस लेबर कहा, लेकिन सब इसे चेन गैंग कहते हैं। भले ही हम अब चेन नहीं पहनते। हफ्ते में 5 दिन वो हमें सुबह 4 बजे जगाते, 4:30 तक बस पर लोड कर देते और 5 बजे तक हमें हाईवेज तक पहुंचा देते। हम ट्रैश उठाते, टम्बलवीड्स साफ करते, पोर्ट होल्स को पैच करते, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती वो काम करते। आमतौर पर हम 8 प्लस 2 डेप्यूटीज़, यूजुअली डेप्यूटी M और डेप्यूटी C होते। डेप्यूटीज़ हमेशा शॉटगन्स कैरी करते और वो हमें हमेशा मर्डरर्स की तरह ट्रीट करते, ड्रंक ड्राइवर्स और चेक बाउंसर्स की बजाय। काम बुरा नहीं था, सेल्स में बैठने से ये बेहतर था और बाहर होना मदद करता है। भले ही ये सिर्फ हाईवे 64 के शोल्डर्स हों जो डिजर्ट से होकर गुजरते थे। हम दोपहर तक काम करते, बॉक्स लंचेस मिलते, फिर 2 बजे तक जेल वापस जाते, शावर करते, डिनर करते और फिर लॉकडाउन। अगले दिन फिर यही प्रोसेस दोबारा शुरू होती। सितंबर के एंड में चीज़ें थोड़ा अजीब हो गईं। कार्सन नेशनल फॉरेस्ट बाउंड्री के पास एक रोड पर काम कर रहे थे, एक रिमोट एरिया में। शायद पूरी सुबह उससे 2 कार्स गुजरी थी। डेप्यूटी C इस बात पर कंप्लेंट कर रहा था कि ये रिसोर्सेज का वेस्ट है, हमें इतना दूर भेजना कुछ बियर कैंस और एक डेड पोसम के लिए किसी तरह से फिजिबल नहीं है। जो पहला इंसिडेंट था काफ़ी छोटा था,
एक लड़का जिसका नाम मेजर था वह असॉल्ट के लिए 6 महीने बिता रहा था। ट्रैश उठाते समय बीच में वो एकदम रुक गया। वो बस अपनी जगह पर थम गया। वो बस ट्री लाइन की तरफ घूरता रहा। बाकी हम काम कर रहे थे लेकिन उसे देख रहे थे। जब कोई आपके आसपास अलग तरह से एक्ट करता है तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई मुसीबत आने का मतलब हो सकता है। पेड़ हिल रहे हैं, उसने कहा। डेप्यूटी एम ने उसे चुप करा दिया और काम करने को कहा। लेकिन मैंने जहां मेजर घूर रहा था वहां देखा थोड़ी सनलाइट फिल्टर हो रही थी, शैडोज बन रही थी और हाँ, कुछ तो हिल रहा था। मुझे लगा कि ये कोई पर्सन है जो हमारे पैरेलल मूव कर रहा था पेड़ों के अंदर से, और जो भी था वो डेफिनेटली काफ़ी लंबा था। बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे वो रेंग रहा हो, फिर 2 लेग पर वापस चलने लग रहा था। ये बस एक डियर है, डेप्यूटी सी ने कहा, लेकिन उसका हाथ शॉटगन की तरफ गया। एनीवेज हम काम करते रहे लेकिन सब पेड़ों की तरफ ही देख रहे थे। अब वो चीज़ जो भी थी तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। जब हम रोड पर आगे बढ़े वो भी हमारे साथ मूव हुई। करीब 10 मिनट बाद वो फाइनली चली गई। मेजर वापसी के वक्त इसके बारे में चुप ही नहीं हुआ। कहता रहा कि ये जो भी था नेचुरल नहीं था, वो अजीब तरीके से मूव कर रहा था। कहा कि ये उसे अपनी ग्रैंड मदर की स्टोरीज को याद दिलाता है। वो भी कारिया पाचे था और फॉरेस्ट में चीज़ों की स्टोरीज सुनकर बड़ा हुआ था। डेप्यूटी सी ने उसे चुप रहने के लिए बोला, लेकिन मुझे पता था कि मेजर क्या कह रहा था। मेरा परिवार फार्मिंगटन से है, मेरी मदर साइड नवाजों से। मैंने भी स्टोरी सुनी थी ये नॉट लूसिंग या स्किन वॉकर के बारे में, विचेस जो एनिमल फॉर्म ले सकती हैं, जो किसी भी इंसान को आउटरन कर सकती हैं, चीज़ें जो लोगों को सिर्फ अपने मज़े के लिए मार देती हैं। अगली सुबह हम उसी सेम रोड पर थे। डेप्यूटी सी उस सुबह भी चिढ़ा हुआ था। उसने कहा कि हमने पहले ही वो सेक्शन क्लीन कर दिया है, लेकिन वर्क ऑर्डर वही थे। इस बार हमने सुबह से पहले काम शुरू किया। हमने ट्रांसपोर्ट बस की हेडलाइट की रोशनी में काम शुरू किया। एक लड़का जिसका नाम येजी था, एक अच्छा लड़का, वो अभी 18 का ही हुआ था। कार चुराने के लिए 3 महीनों की सज़ा फेस कर रहा था, लेकिन अदरवाइज वो एक अच्छा लड़का था। वो शुरू से नर्वस था, जंगल की तरफ देख रहा था। उसकी फैमिली का ट्रेडिशन था, वो एक लिटिल मेडिसिन पाउच पहनता था जो उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था। भले ही टेक्निकली ऐसा अलाउड नहीं था, इवन डेप्यूटीज ने उसे इसके लिए नहीं रोका। हम शायद 1 घंटे काम कर चुके थे जब हमें वर्स्ट स्मेल आई। जैसे हर बुरी से बुरी स्मेल को इकट्ठा कर दो, बिल्कुल वैसी ये जंगल से सुबह की हवा के साथ आ रही थी और इससे सबकी तबीयत खराब हो गई। फिर हमने इसे क्लियरली पहली बार देखा। रोड से थोड़ा ऊपर पेड़ों से कुछ निकला। पहले तो लगा जैसे कोई वुल्फ ग्रे ब्लैक फर के साथ जमीन के साथ सटकर मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो रोड के करीब आया वो खड़ा हो गया। वो 2 टांगों पर था, करीब 7 फीट ऊंचा, स्टिल वुल्फ शेप के सर और चेस्ट वाला, लेकिन उसकी बाहें काफी लंबी थी। वो फर से कवर्ड था। वो हाईवे 64 के बीच में खड़ा होकर हमें देख रहा था। कोई मूव नहीं हुआ, किसी ने सांस नहीं ली, इवन डेप्यूटीज भी अपनी जगह पर थम गए। हम सब एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे कि ये रियल नहीं हो सकता। फिर हमने देखा वो सूंघने लगा, यह कुछ विस्पर कर रहा था, प्रेयर्स जैसा। फिर वो चीज ग्राउल की और मेरा पहला थॉट ये था कि ये आदमी की तरह लग रहा है, एनिमल की तरह ग्राउल करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वाकई वेयरवुल्फ है? क्या वो डेप्यूटी से गोली खाना चाहता है? ये काफी था। सभी की चुप्पी तोड़ने के लिए सब चिल्लाने लगे और बस की तरफ भागने लगे। 8 बड़े आदमी एक दूसरे को पुश और शव करके उस चीज से दूर भागने के लिए डेप्यूटी सी ऑर्डर के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी भी आवाज टूटने लगी। डेप्यूटी एम की शॉटगन ऊपर थी, लेकिन उनके हाथ एम करने के लिए काफी ज्यादा कांप रहे थे। इसके बाद भी वो चीज वहीं खड़ी देखती रही। फिर वो अपने चारों लिम्ब पर बैठी और हमारी तरफ भागने लगी। मुझे याद है डेप्यूटी सी चिल्ला रहे थे
गेट ऑन द फ्रीकिंग बस। हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं थी। हम दरवाजे से गिरते गिरते अंदर पहुंचे। टॉमी लास्ट था और उस चीज़ ने ऑलमोस्ट उसे पकड़ लिया था। वो हमारे इतना करीब आया कि हम उसकी डिटेल्स देख सके। उस पे ह्यूमन स्किन के कुछ पैचेस दिख रहे थे। उसका एक ईयर ह्यूमन था और दूसरा वुल्फ जैसा। ये जो भी था डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये क्या बनना चाहता था। डेप्यूटी एम ने दरवाज़ा बंद किया जैसे ही वो बस के पास पहुंचा। फिर वो चीज़ खड़ी हो गई फेस लेवल पर विंडो के सामने और इतना करीब कि हम उसकी खून से भरी आंखों को देख पाए। फिर मैंने डेप्यूटी सी को बस ड्राइवर से कहते सुना, ड्राइव फास्ट। कुछ मोमेंट्स में इंजन ग्राइंड करने लगा। वो चीज़ बस के साइड से वॉक करके भागने लगी, लेकिन इंजन रोर कर रहा था। हम रोड पर तेजी से चलने लगे। हम करीब 30 मील का सफ़र तय कर चुके थे इससे पहले कि कोई कुछ बोला। येज़ी रोने लगा। मेजर अपाची में प्रे कर रहा था। डेप्यूटी सी रेडियो पर डिस्पैच को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ विदाउट साउंडिंग इनसेन। उन्होंने हमें 3 दिनों तक वापस नहीं भेजा। जब भेजा तो अलग सड़क पर भेजा, टाउन के करीब, वो भी डे लाइट आवर्स में। और उसके कुछ टाइम बाद मेरा वहाँ टाइम पूरा हो गया। थैंक गॉड।